नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कच्चा चिट्ठा की शुरुआत व्लादिमीर पुतिन को आगाह करने वाली रिपोर्ट से करने जा रहे हैं। पुतिन को इस वक्त सबसे बड़ा खतरा ना तो जेलेंस्की से है और ना ही अमेरिका से और ना ही नेटो से है। पुतिन को पूरी तरह बर्बाद करने की कसम अब एक महिला ने खाई है, जिसका नाम है काया कैलास। ये रिपोर्ट देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि काया की सबसे खतरनाक बटालियन कैसे रूस की सेना को घेर कर मारने की मुहिम में बहुत तेजी से जुट चुकी है। यूक्रेन में युद्ध को लेकर पुतिन को 3 हथियारों के बारे में बताया गया तो पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पहला हथियार है अमेरिका में बना F-16 जो जेलेंस्की को दिए जाने की मांग उठ रही है। दूसरा हथियार है ब्रिटेन का चैलेंजर टैंक जो यूक्रेन के बॉर्डर तक पहुंचाया जा रहा है। और तीसरी है वो खुफिया बटालियन जो पुतिन की सबसे बड़ी दुश्मन ने तैयार कर ली है। इन 3 हथियारों को लेकर पुतिन के टारगेट पर अमेरिका और ब्रिटेन पहले से हैं, लेकिन तीसरा हथियार उठाने वाली शख्सियत ऐसी है कि पुतिन कंफ्यूज हो गए। जेलेंस्की पूछ रहे हैं ये कौन है, बाइडेन पूछ रहे हैं ये कौन है, पूरा नाटो पूछ रहा है ये कौन है, और सबसे ज्यादा सवाल तो व्लादिमीर पुतिन के पास है। क्योंकि दुनिया इस महिला को यूरोप की आयरन लेडी कहने लगी है। वो महिला जो इस वक्त पुतिन के खिलाफ यूरोप की सबसे बड़ी दीवार बनने को तैयार है। आखिर कौन है ये महिला, क्या ताकत है? ऐसे वक्त में जब यूक्रेन में पुतिन का गुस्सा दुनिया ने देखा, हजारों लाशों को देखा, नई सदी में सबसे बड़ी तबाही का मंजर देखा, जब पुतिन यूक्रेन और यूरोप में सब कुछ रौंदने और समतल करने के लिए तैयार है, तब रूस की फौज को सबसे बड़ी टक्कर देने के लिए यह महिला आगे आई है। आखिर यह महिला इस वक्त पुतिन को सबसे आगे बढ़कर क्यों ललकार रही है? ऐसी टक्कर जो ना बाइडेन दे पाए और फेल हो गए, ऐसी टक्कर जो ना बोरिस जॉनसन दे पाए और नाकाम हो गए, ऐसा मुकाबला जिसकी बराबरी जेलेंस्की नहीं कर पाए। किसी भी लीडर की हिम्मत नहीं हुई कि पुतिन के सामने उनकी आंखों में आंखें डालकर रूस को ललकारे, रूस के सामने खड़ा होकर बोले। यही वजह है कि यह महिला इस वक्त सुर्खियां बटोर रही है। ये है काया कैलास, यूरोप के एक बहुत छोटे से देश एस्टोनिया की प्रधानमंत्री। काया कैलास इस वक्त यूरोप में आयरन लेडी के नाम से मशहूर हो चुकी है। काया कैलास ही यूरोप और नेटो की वो पावर हैं जिसको काउंटर करना पुतिन के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। पुतिन को इससे पहले ऐसा चैलेंज किसी से नहीं मिला है। यूक्रेन युद्ध में गोले, बारूद और बड़े बड़े धमाकों के बीच इस चेहरे ने पुतिन की सारी खुशी छीन ली है। यही वजह है कि एस्टोनिया से पुतिन का 36 का आंकड़ा फाइनल हो गया है। एस्टोनिया की प्रधानमंत्री काया कैलास पुतिन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती हैं। काया कैलास का एक नया फैसला पुतिन के गुस्से को एक खतरनाक टर्न दे सकता है। पुतिन को इस बार गुस्सा आया तो नेटो ही नहीं पूरे यूरोप पर आग बरसेगी, यही सबसे बड़ा खतरा है। I think that Vladimir Putin has to be isolated politically on all the levels, because what we see in Ukraine, why there are more civilian casualties than there are military casualties, is because they are targeting the civilians. इस युद्ध में टैंक और फाइटर जेट वाली मदद को काउंटर तो पुतिन कर लेंगे, लेकिन आयरन लेडी को रोकने के लिए पुतिन क्या करेंगे, पहले आपको इसके बारे में बताते हैं। क्योंकि काया कैलास ने यूक्रेन युद्ध के बीच अपनी रिजर्व फोर्स को लेकर एक बड़ा ऑर्डर दिया और उनके ऑर्डर पर एक बटालियन फौरन तैयार हो गई। Sõjaõpitundidest me kasutame väikeüksuste taktikat rohkem ja harjutame maastikul
hajutatud lahingutegevust ja rõhuasetusega tankitõrjesüsteemide kasutamisele rohkem. Et isikkoosseisu, et ei oleks ainult tankitõrjeüksused, vaid oleks isikkoosseis, oskaks ka jalaväe isikkoosseis oskaks kasutada tankitõrje relvasüsteemi. काया कैलास ने 800 से 1000 सैनिकों की ऐसी बटालियन तैयार की है जो पुतिन के प्लान बी को बड़ा झटका दे सकते हैं। ये फौज ऐसी है जो पुतिन को रोकने के लिए उनकी राह में बारूदी सुरंग बिछा रही है। ये यूरोप में सामान्य बात नहीं है। इसी तरह की और फौजी यूनिट तैयार की जाएंगी और ये सब कुछ पुतिन की आर्मी को टक्कर देने के लिए होगा। काया कैलास की हिम्मत इस वक्त वर्ल्ड हेडलाइन बन रही है। वो जो कह रही हैं, उसे नाटो से लेकर यूरोपीय यूनियन और दुनिया सुन रही है। This is not the end. We should not forget what he has already done to Ukrainian people. Because if we go back to business as usual with President Putin, then his appetite will only grow. जब यूक्रेन में ज़ेलेंस्की हथियारों की डिमांड कर रहे हैं और नाटो सीधे तौर पर दखल देना चाहता है, जब पुतिन की मिसाइलों के आगे बाइडेन ने भी हार मान ली, तब काया कैलास ने पुतिन को सीधे चैलेंज कर दिया है। काया कैलास एस्टोनिया की प्रधानमंत्री हैं और उनका पुतिन को ललकारने का मतलब क्या है, इसे अब बहुत गौर से समझिएगा। उनके देश के साथ आपको उनकी हिम्मत का अंदाजा हो जाएगा। एस्टोनिया एक बाल्टिक देश है जिसकी आबादी भारत के किसी छोटे शहर से भी कम है, करीब 13.5 लाख। एस्टोनिया का क्षेत्रफल हरियाणा से बस थोड़ा सा ज्यादा है। मैप पर देखेंगे तो इसकी रूस से करीब 300 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, यानी इस पर भी खतरा यूक्रेन जैसा है। अब अंदाजा लगाइए कि पुतिन के सामने रूस, जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है, उसके सामने एस्टोनिया की क्या हैसियत है। जिस रूस में एस्टोनिया जैसे 377 देश समा जाएं, उस पुतिन के देश की ताकत से ना घबराकर यूक्रेन पर पुतिन के हमलों से बेफिक्र होकर एस्टोनिया की प्रधानमंत्री काया कैलास ने रूस को फेस टू फेस चैलेंज करने का इरादा रखा हुआ है। Russia is fighting the war in Ukraine because it does not want freedom and democracy to prevail. There is no way we can let aggression pay off. Ukraine must win this war. Until Ukraine hasn't won, we haven't done enough. इस वक्त एस्टोनिया का यूक्रेन युद्ध में क्या योगदान है, वो भी बहुत गौर से देखिएगा। आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये छोटा सा देश इस वक्त पुतिन को टक्कर देने के लिए ज़ेलेंस्की की कितनी मदद कर रहा है। एस्टोनिया ने यूक्रेन की मदद करने के लिए अपने रक्षा बजट का 1/3 हिस्सा ज़ेलेंस्की को मदद के लिए भेज दिया है। यानी रूस को रोकने के लिए जो ताकत ज़ेलेंस्की से झोंकी हुई है, उसमें एस्टोनिया के रक्षा बजट का 33% बजट भी शामिल है। रूस के टैंकों को रोकने के लिए जो ताकत यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है, उसमें एस्टोनिया की तरफ से बड़ी मदद की जा रही है। We definitely have to help Ukraine with all the means that we can. Military aid, we can give them. We have given, as Estonia, a very small country, we have given a lot, over 200 million, which is for our 1.3 million people, a lot. But bigger countries can do more. देखा जाए तो रूस को रोकने के लिए ज़ेलेंस्की की फौज जो युद्ध लड़ रही है, वो पूरी तरह खैरात पर लड़ा जा रहा है। अमेरिका यूक्रेन को $40 बिलियन यानी 3 लाख करोड़ रुपए की मदद कर रहा है, लेकिन एस्टोनिया का साइज और उसकी अपनी हैसियत देखिए। तो काया कैलास के देश ने यूक्रेन में रूस को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। काया कैलास की सेना की तरफ से यूक्रेन को जो हथियार भेजे गए हैं, अब वो देखिए। एस्टोनिया ने यूक्रेन को भारी भरकम तोप भेजी है। एस्टोनिया ने यूक्रेन को एंटी टैंक बारूदी सुरंग भेजी है। एस्टोनिया ने यूक्रेन को खतरनाक एंटी टैंक मिसाइल भी भेजी है। यूक्रेन को युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका से जो जैवलिन मिसाइल मिली थी, वो भी एस्टोनिया के रास्ते ही कीव पहुंची थी। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस की फौज को घेर कर मारने में काया कैलास कितनी दिलचस्पी रखती है। जैवलिन मिसाइल ने रूस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। रूस के सैकड़ों बेहतरीन टैंक इसी मिसाइल का शिकार बने हैं।
जैवलिन से यूक्रेन को लैस करने का अमेरिका का फैसला इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि काया कैलस ने इस मदद में एक बड़ा रोल निभाया। ज़ेलेंस्की को मिली हर जैवलिन पर इस वक्त काया कैलस की ही छाप लगी हुई है। Military aid plays a huge role. So does humanitarian aid. In Estonia, we see that the more we help, the more Estonian people want to help. Today, I'm pleased to announce that Estonia will be pledging an additional 2.9 million euros in humanitarian and reconstruction phase funding for Ukraine. क्या फरवरी का महीना यूक्रेन के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा? क्या फरवरी के महीने में यूक्रेन रूस के 5 लाख सैनिकों का मुकाबला कर पाएगा? यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने आखिर ये क्यों कहा कि अगर पुतिन के नए हमलों को नहीं रोका गया तो फिर यूक्रेन को दुनिया में कोई भी बचा नहीं पाएगा? ये स्पेशल रिपोर्ट बेहद गौर से देखिएगा। क्या वाकई में अब रूस की तरफ से 5 लाख सैनिक सीधे यूक्रेन पर हमला करने जा रहे हैं? क्या अब रूस बेलारूस दोनों यूक्रेन की राजधानी कीव पर डबल अटैक करेंगे? यूक्रेन के जनरल अब क्यों कहने लगे हैं कि या तो हम मरेंगे या फिर मारेंगे? बेलारूस अचानक यूक्रेन पर भड़कते हुए ये क्यों कहने लगा है कि रूस की इस्कंदर मिसाइल हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है? यूक्रेन और नेटो ये दावा क्यों कर रहे हैं कि अगर पुतिन की 5 लाख फौज ने हमला किया तो पुतिन को 5 लाख ताबूत का तोहफा हम जरूर भेजेंगे? पिछले 11 महीनों से यूक्रेन रूसी हमलों को झेलते झेलते खंडर हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद अभी भी यूक्रेन रूस को कड़ी टक्कर देने की कोशिश में जुटा है। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं, वो यूक्रेन की रूह कपा देने के लिए काफी हैं। यूक्रेन पर रूस की 5 लाख फौज जबरदस्त टैंक, तोप, रॉकेट और मिसाइलों के साथ नए सिरे से हमला करने जा रही है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव ने रूस के हमले को लेकर बड़ा दावा किया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री का साफ कहना है कि रूस करीब 5 लाख सैनिकों को इकट्ठा कर रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पिछले साल सितंबर 2022 में 3 लाख सैनिकों की बॉर्डर पर तैनाती का ऐलान किया था। अब यूक्रेनी रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव ने कहा है कि यह आंकड़ा 3 लाख से भी काफी ज्यादा है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव ने यहां तक दावा किया कि रूस 24 फरवरी या उसके आसपास यूक्रेन पर बड़ा हमला कर सकता है, क्योंकि 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूस के हमले को 1 साल पूरा होने जा रहा है। इसके अलावा यह भी दावा किया जा रहा है कि रूस 23 फरवरी 2023 को भी यूक्रेन पर हमला करने की दोबारा शुरुआत कर सकता है, क्योंकि हर साल 23 फरवरी को रूस अपना सैन्य दिवस मनाता है। इस दिन भी रूस के 5 लाख सैनिक हमला कर सकते हैं। वहीं अमेरिका स्थित इंस्टीट्यूट स्टडी ऑफ वॉर ने दावा किया है कि रूस यूक्रेन के पूर्वी भाग में बड़ा हमला कर सकता है। यूक्रेन के खुफिया एजेंटों की एक रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी फौज को निर्देश दिए हैं कि बसंत से पहले डॉनबास इलाके पर रूस का कब्जा हो जाना चाहिए। फिलहाल डॉनबास में रूसी सैनिकों और यूक्रेनी सेना के बीच जबरदस्त लड़ाई चल रही है। Протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних, 4 з яких по цивільній інфраструктурі населених пунктів Слов'янськ, Краматорськ та Дружківка Донецької області, а також 4 авіаційних удари.
здійснив 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Від ворожих ударів загинули мирні люди. Загроза російських авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні. Ворог активно веде розвідку, на окремих напрямках готується до наступу. यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना है कि आने वाले दिनों में जंग और भी ज्यादा खूनी हो जाएगी। पिछले 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन पर टैंक, तोप, रॉकेट और मिसाइलों से जबरदस्त हमले किए। हम आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं जिससे आपको समझ आ जाएगा कि इस वक्त रूस ने यूक्रेन पर किस तरह से हमले किए हैं। पिछले 24 घंटे में यूक्रेन पर रूस ने जबरदस्त 9 धमाके किए हैं, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हुई है। यूक्रेन के पूर्व, दक्षिण और उत्तर में रूस ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। डोनेस्क, खेरसोन, खार्किव, सुमी में रूस की तोप और रॉकेट आर्मी ने हमले किए हैं, जबकि माइकोलाइव, चेर्निहाइव, जापोरिजिया, निप्रोपेट्रोस और लुहांस्क ओबाल्स्क में रूसी सैनिकों और रूसी टैंकों और मिसाइलों ने भारी तबाही मचाई है। यूक्रेन के कमांडर्स के मुताबिक रूस ने इस्कंदर के क्रूज मिसाइल से क्रामाटोर्स्क शहर पर हमला किया है। इसके अलावा बखमुत में 3 हमलों में सैकड़ों यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। यूक्रेन के दावे के मुताबिक इस वक्त बखमुत में यूक्रेन की फौज 30:200 यानी यूक्रेन के 30 सैनिक रूस के 200 सैनिकों से खूंखार जंग कर रहे हैं। क्रामाटोर्स्क शहर के पास रूस ने 13 बस्तियों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। खेरसान ओबाल्स्क मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक रूसी सैनिकों ने खेरसान ओबाल्स्क पर 34 बार तोपखाने, मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, मोर्टार, ड्रोन और टैंकों से हमले किए हैं। यूक्रेन की राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा परिषद के सचिव ओलेस्की डेनिलोव ने यहां तक कह दिया कि आने वाले 2 दिन से 3 हफ्ते यूक्रेन के लिए साक्षात नर्क साबित होंगे। Готується до максимального загострення. Вона зараз збирає всі можливі і неможливі сили, які в неї є. Проводить зараз навчання, тренування. Чи буде іти з усіх боків? На сьогоднішній день я можу сказати, що ми не виключаємо будь-якого розвитку сценарія подій найближчі 2-3 тижні. इधर यूक्रेन के लिए एक और बुरी खबर आ गई है। रूस के साथ बेलारूस यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। बेलारूस में तैनात रूस के 20,000 सैनिक बेलारूस के 60,000 सैनिकों के साथ यूक्रेन पर हमला करने जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि 12 जनवरी 2023 को बेलारूस से एक ऐसी तस्वीर सामने आई थी, जिसे देखकर यूक्रेन के साथ साथ नेटो तक की हालत खराब हो गई थी। बेलारूस में रूस के ग्राउंड फोर्सेस के कमांडर इन चीफ ओलेग साल्युकोव यूक्रेन पर हमला करने के लिए काफी पहले ही पहुंच चुके हैं। रूस के ग्राउंड फोर्सेस के कमांडर इन चीफ ओलेग साल्युकोव बेलारूस से यूक्रेन पर S-400 मिसाइल सिस्टम, इस्कंदर जैसे घातक मिसाइलों से हमला करने जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बेलारूस के राष्ट्रपति एलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस में तैनात रूसी फौज के सैनिकों और कमांडर्स के साथ मीटिंग करते हुए देखे गए। डिफेंस एक्सपर्ट इसे यूक्रेन के लिए बहुत बड़ा खतरा बता रहे हैं। Это при подготовке наших вооруженных сил Беларуси и России для защиты общего Отечества. Ну и самое важное, самое главное, мы с вашими начальниками, комдивом договорились, что вы скажете о недостатках, потому что нам придется и дальше работать в таком же режиме, готовить и белорусов, и россиян. एक तरफ यूक्रेन पर रूस के घातक हमले यूक्रेन को संभलने का मौका नहीं दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रूस और बेलारूस की तरफ से यूक्रेन पर डबल अटैक होने जा रहा है। रूस के 5 लाख सैनिकों के होने वाले हमले से पहले क्या अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और नेटो में शामिल 30 देश यूक्रेन को बचा पाएंगे? इस पर डिफेंस एक्सपर्ट बढ़ चुके हैं। खुद ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन तक यूक्रेन को बचाने की गुहार लगाने लगे हैं। For you now to follow the logic of what you are all doing and give the Ukrainians the tools to finish the job. Give them the deep fire artillery systems, give them the tanks, give them the planes.
because they have a plan. They know what they need to do, and my God, they've shown they have the skill and the bravery to do it. हारते हुए यूक्रेन की तरफ से हर दिन दावा किया जा रहा है कि वो रूस को जंग में हरा रहा है। रूस के 5 लाख सैनिकों की खबर आने के बाद से यूक्रेन ने एक बार फिर रूस को हुए नुकसान के आंकड़े जारी किए हैं। जरा देखिए, 24 फरवरी 2022 से लेकर 2 फरवरी 2023 तक रूस को कितना नुकसान हुआ है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अब तक रूस के 1,29,030 सैनिक जंग में मारे गए हैं। और अब जिक्र करेंगे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का। पाकिस्तान की हालत दिनों दिन बदली होती जा रही है। देश का दिवाला निकल रहा है और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को सियासी बदले की कार्रवाई से फुर्सत ही नहीं। और अब पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि उनके मंत्रियों की तरह कहीं उन्हें भी जेल की सलाखों के पीछे ना डाल दिया जाए। उधर IMF ने पाकिस्तान को 2 टूक भी कह दिया है कि कर्ज चाहिए तो शर्तें मानो। सवाल यह है कि पाकिस्तान में मचे कोहराम का आखिर अंत क्या है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की राजधानी पेशावर। पाकिस्तान की आर्मी हेडक्वार्टर रावलपिंडी। पाकिस्तान से अलग होने की जिद पर अड़ा गिलगित बाल्टिस्तान। जिसने करप्शन की है हम उसको अलग ऐलान करेंगे। कहां कहां नहीं बरपा है हंगामा। कहां कहां नहीं चीख रही आवाज। जुल्म और बर्बरता कहां नहीं तड़पा रही। पेट भूखा है, गला पानी को तरस रहा है। पूरा का पूरा पाकिस्तान इस वक्त आक्रोश की भट्टी में धू-धू जल रहा है। पाकिस्तान के तथाकथित तारणहारों ने मुल्क को मिट्टी में मिला दिया है। दहशतगर्दी के जरिए इमरान खान की जान लेना चाहते हैं और आसफ जरदारी इसमें शरीक है। कहीं कोई एतबार नजर नहीं आता, कहीं सरकार का इकबाल नजर नहीं आता। अवाम और हुकूमत के बीच कनेक्शन टूट चुका है। मुट्ठी भर सत्ताधीशों ने पाकिस्तान को डार्क एज में पहुंचा दिया है। लूटते पिटते पाकिस्तान के लिए उम्मीद की एक लौ IMF के कर्ज मिलने की आस के साथ रोशन हुई थी, अब वो भी बुझ रही है। इसकी डिटेल आपको दिखाएंगे कैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को कर्ज देने से फिलहाल इनकार कर दिया है। शहबाज शरीफ की गारंटी पर IMF को कतई भरोसा नहीं है, क्यों? और सबसे बड़ा सवाल ये कि पाकिस्तान अब क्या करेगा। IMF का बिजली तकसीमकार कंपनीज की कारकर्दगी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। 3 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के अलावा दीगर तमाम की कारकर्दगी को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। सनती शोबे के टैरिफ सब्सिडी के खात्मे का मुतालबा। IMF का मौक़िफ़ है कि 100% बिल वसूली के बगैर पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज खत्म नहीं हो सकता। IMF और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात मुकम्मल होने पर पॉलिसी मुज़ाकरात का आगाज हो गया। लेकिन उसके पहले इमरान खान नियाजी की करप्शन वाली विश बेल कहां कहां और कितनी फैली है, देख लीजिए। कैपिटल इस्लामाबाद से चंद किलोमीटर दूर ये बनी गला का बंगला है। इस बंगले में रातों दिन कुछ जादू मंत्र का पाठ पढ़ा जा रहा है। यह तंत्र मन 24/7 जारी है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की पिरनी और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान नियाजी की बीवी पिरनी बुशरा बेगम बनीगाला के बंगले में अपने शौहर को जेल जाने से बचाने के लिए ब्लैक मैजिक कर रही हैं।
बुशरा बेगम अपने जादू टोना और इमरान खान पर जादुई असर के लिए पूरे पाकिस्तान में प्रख्यात हैं। भ्रष्टाचार के केस में भी बुशरा बेगम और इनकी सखी का नाम आ चुका है। हालांकि बुशरा बेगम के इस काले खेल का असर अब तक ये है कि शौहर इमरान खान नियाजी ना अपनी सत्ता बचा पाए हैं, ना ही अपने खिलाफ करप्शन के चार्जेस लगाने से रोक पाए, ना ही पाकिस्तान में ये अलग जगा पाए कि मुल्क में वो अकेले ईमानदार बचे हैं। सवाल है फिर बनी गाला वाला ब्लैक मैजिक नहीं चला तो इमरान खान नियाजी क्या जेल जाने वाले हैं? क्या शहबाज शरीफ इमरान खान को आम चुनाव के पहले जेल में ठूस अपनी राह निष्कंटक करना चाहते हैं? क्या पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान की गिरफ्तारी के वारंट पर दस्तखत कर दिए हैं? पाकिस्तान में महंगाई की आंधी में आवाम तिनके सा उड़ रही है। कई पार्टियों की बैसाखी पर टिकी शहबाज शरीफ की सरकार को डूब चुकी अर्थव्यवस्था का कोई खेवनहार नहीं दिख रहा। सत्ता की चांदनी कब उनके सिर से छिटक जाए खुद शरीफ को भी नहीं पता। लिहाजा शहबाज शरीफ ने दूसरा रास्ता पकड़ा है, बदले की सियासत का, और इस बहाने देश की जनता को गुमराह कर आटा नमक और चीनी का भाव से फोकस हटाने का। हम गरीब की आवाज हैं। आटे के लिए 3 आदमी मर गए। शर्म करो शहबाज शरीफ, लूटी हुई दौलत वापस लाओ। और तुम क्या समझते थे कि रात के अंधेरे में इस्लामाबाद पुलिस पंजाब के इलाके में जाके दरवाजे तोड़ के मेरे मुलाजमों को मार के उठा लाई है? इमरान खान नियाजी इसलिए खौफ में हैं कि पाकिस्तान की गर्त में गिरी इकोनॉमी को उठाने की जगह पाकिस्तान की पुलिस उन्हीं को ना उठा ले। इसके बड़े गंभीर संकेत भी मिल रहे हैं क्योंकि इमरान खान के राइट हैंड फवाद चौधरी जेल जा चुके हैं। लेफ्ट हैंड शेख रशीद सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं और कहा जा रहा है कि नियाजी भी बस कुछ दिनों बनी गाला के बंगले में काट लें, फिर तो रात जेल की कोठरी के भीतर गुजरने वाली है। शेख रशीद का परिचय है कि उनका देश पाव पाव भर के परमाणु बम भी तैयार करके बैठा है। इमरान खान ही नहीं, पाकिस्तान की ज्यादातर सरकारों में शेख रशीद जोड़ घटाव करके मंत्री बनते रहे हैं, लेकिन इस बार मामला थोड़ा उल्टा पड़ गया है। शरीफ सरकार ने घास नहीं डाली और रावलपिंडी के शेख रशीद के लाल महल को न सिर्फ सील कर दिया गया है बल्कि शेख साहब को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। अपने 2 पूर्व मंत्रियों की गिरफ्तारी से इमरान खान नियाजी की बेचैनी बढ़ी हुई है। आखिरी लड़ाई पाकिस्तान को बचाने के लिए लड़ेंगे। ये दहशतगर्दी के जरिए इमरान खान की जान लेना चाहते हैं और आसफ जरदारी इसमें शरीक है। इमरान खान के पास सबूत है। गिरफ्तारी से डरे इमरान खान आर्थिक मोर्चे पर घिरी शरीफ सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाकर अपने गुनाहों पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। अवाम अवाक नियाजी का चेहरा दिख रही है कि जब रोटी चाहिए तब नारे मिल रहे हैं। उधर IMF से जल्द कर्ज मिलने की पाकिस्तान की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। बेल आउट पैकेज के लिए IMF के शरण में पहुंचे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से जो सर्कुलर लोन प्लान पेश किया गया था उसे खारिज कर दिया गया है। इतना ही नहीं, IMF ने पॉलिटिकल गारंटी भी मांगी है। पॉलिटिकल गारंटी का सीधा मतलब यह है कि अगर कोई दूसरी पार्टी, मसलन इमरान खान की पार्टी सत्ता में आती है तो वो किसी वादे से पीछे नहीं हटेगी। दिक्कत यह है कि इमरान किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लिए वादों को नहीं मानेंगे। तब IMF क्या करेगा? माना जा रहा है कि सरकार संसद में एक ऑर्डिनेंस लाकर यह शर्त पूरी करेगी। हालांकि ये भी बहुत मुश्किल है। इसके 2 कारण हैं। पहली, संसद में विपक्ष है ही नहीं। दूसरी, 6 महीने बाद ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा, फिर क्या होगा? पाकिस्तान को लोन मिलने वाली शर्तें बहुत सख्त हैं, लेकिन पाकिस्तान को खुद को दिवालिया होने से बचाने के लिए कर्ज लेने के अलावा कोई विकल्प भी नहीं बचा है। IMF पाकिस्तान से कर्ज के बदले क्या मांग रहा है उसकी डिटेल देख लीजिए। IMF चाहता है कि पाकिस्तान सरकार बिजली और
तेल को 60% तक महंगा करे। टैक्स कलेक्शन 2 गुना करने को कहा गया है। IMF की मुख्य चिंता वित्तीय घाटा है। ये घाटा कुल GDP के 6.5% के आंकड़े तक पहुंच सकता है। पाकिस्तान ने इस समय 6.5 अरब डॉलर के लिए अनुरोध किया है। लिहाजा ये तय माना जा रहा है कि 9 फरवरी को जब IMF और शहबाज शरीफ सरकार की बातचीत खत्म होगी और अगर सरकार ये शर्त मान लेती है तो महंगाई करीब 2 गुनी हो जाएगी। पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई दर 27.6% है। ये 1975 के बाद सबसे ज्यादा है। उस वक्त ये 27.77 हो गई थी। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल, धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 February 9 PM